जिस वक्त रशिया में इनकलाब होने वाला था, पता नहीं था कि होने वाला है अक्टूबर में, तो उससे पहले लेनिन एक किताब लिख रहे थे, व्लादिमीर इलिच लेनिन, जो बाद में रशिया के अंदर जो चेयरमैन भी बने और हेड ऑफ द स्टेट भी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। उस किताब का नाम था स्टेट इन रेवोल्यूशन। स्टेट इन रेवोल्यूशन में बहुत वाज़े अंदाज में लेनिन ने ये एक्सप्लेन किया, जो आज भी वैलिड है। जब तक तबकाती निज़ाम रहेगा ये वैलिड रहेगा कि स्टेट जो होती है असल में ख़ुद एक अपरेटस होती है उस तबकाती निज़ाम को चलाने के लिए, जिसको हुक्मरान तबका मुसल्लत करता है अवाम के ऊपर। अगर हम इस बात को समझ लें तो पुलिस, जुडिशरी, जेल खाना जात, ब्यूरोक्रेसी, इवन पार्लियामेंट, ये सारे के सारे अदारे होते हैं ऑप्रेस करने के लिए अवाम को, और ये कभी नहीं चाहते इन अदारों के ज़रिए ऑप्रेस भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। लेनिन का रेफरेंस देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हम तारीख़ कॉन्फ्रेंस में हैं। तारीख़ कभी भी किसी एक रीजन की नहीं होती, किसी एक मुल्क की नहीं होती। तारीख़ पूरे कोरा अर्ज़ की है और हम एक दूसरे से सीखते हैं। और ये जो तारीख़ है जिसको हम रशिया का रेवोल्यूशन कहते हैं, ये तारीख़ इंसानी तारीख़ में सबसे बड़ा वाक़या है। वो क्यों? क्योंकि सारी तारीख़ जो है वो बादशाहों की तारीख़ है, हुक्मरान तबके की तारीख़ है जो हमें पढ़ाई जाती है। एक्चुअली तो तारीख़ एक झूठ का मुरक्कब है जिसमें बायस्ड ओपिनियंस हैं। लोग अपने अपने हिसाब से तारीख़ को देख के लिखते हैं, लेकिन वो अपना हिसाब जो होता है हमेशा उसका कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, जो कि आमतौर पर रूलिंग क्लास ही होती है, या उसके साथ जो मिले हुए लोग होते हैं वो होते हैं। उनमें बहुत से लोग होते हैं, क्लर्जी भी होती है, उसमें अदारों के अंदर काम करने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर मुबारक अली साहब यहाँ बैठे हुए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस झूठ के मुरक्कब में से सच निकालना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। डॉक्टर मुबारक अली ने ये किया है पाकिस्तान में। जब मैं छोटा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उस ज़माने में मैंने डॉक्टर मुबारक अली के कुछ मज़ामीन पढ़े, क्योंकि किताबें पूरी नहीं उससे पढ़ी थी, बाद में पढ़ी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस तारीख में पढ़ाया जाता है वो तो बिल्कुल फ़र्क है, और जो ये बता रहे हैं बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाता, जो कि मैं थोड़ा सा लॉजिकली देखना चाहता था, तो मुझे लगा कि ये ठीक कहते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद हैं उनसे सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं वो एक सॉन्ग आपको सुना दूँ, जो कि मुझे यहाँ पे इसलिए भी सुनाना है कि उसमें भी यही मैसेज है जो मैं भी देने लगा हूँ। अगर हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम एक इल्मी और अदबी नशिस्त या महफिल के अंदर अपनी एक अटेंडेंस लगवा दें, या हम बताएंगे जी हम यहाँ पे आए थे और हम बड़े आलिम हो गए हैं, या हम आलिमों के साथ बैठ के बड़े ज़बरदस्त हो गए, हम खुद दानिश्वर बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, तो आप फिर मुझे यकीन है कि इस दुनिया में जो असल आगे जो हमें चेंज चाहिए, जो कि इंसानी बराबरी के हवाले से होगा, उसमें आप पार्ट अपना अदा नहीं कर सकेंगे। और अगर आप यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप कम से कम इस जाले को अपने जहन से खुरच चुके हैं कि इंसान बराबर नहीं होते, तो फिर मेरा ख्याल है ये एक अच्छा नुक्ता आगाज़ है आपके लिए यहाँ पे आना। क्योंकि इंसान जो है ना, बड़ी इसकी बहुत सारी तारीख़ में मुख्तलिफ लोगों ने ताबीरें की हैं इसे ख्याल की। इवन मजहबी लोगों ने भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था अपने आखिरी खुतबे में कि आज से तमाम इंसान बराबर हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकी, बाद में लोगों ने नहीं की, लेकिन वो कहना ही चाहते थे कि तमाम लोगों को कम से कम इक्वल बेनिफिट्स तो मिलने चाहिए। और भी बहुत से जो दानिश्वर थे उन्होंने ये कहा। पाकिस्तान में इस वक्त हम जब बात करते हैं लेफ़्ट की, तो मुझे जो गिला है लेफ़्ट से वो ये है कि हम तारीख़ के इन वाक़यात को, जैसे रशिया का इनकलाब है, हम इनको साइड पे करके हम सिर्फ बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के हालात की, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की। ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि
वो जो इंसानी बराबरी का कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से रहा है, उसको अगर नुक्ता अंजाम तक किसी ने पहुंचाया है तो वो रशियन रेवोल्यूशन ने पहुंचाया है। और वहाँ पे वाकई एक वर्कर स्टेट बनाने की कोशिश की गई है। मैं नहीं कहता कि बन गई थी, लेकिन कोशिश की गई है। इस हॉल में जितनी भी चीज़ें हैं जो आज इस पे आप बैठे हैं कुर्सियों पे, ये माइक, हर वो चीज़ जो इस जगह लगी हुई है, फिर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जो नाश्ता करके आए या खाना खा के आए, ये सब का सब जो है किसी ऐसे इंसान ने पैदा किया या बनाया है जो आप में से नहीं है। आपको अच्छी तरह मालूम है। आप सब लोग तो लिख पढ़ सकते हैं। इस मुल्क में तो वो लोग हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते, 70% के करीब हैं। वही वो लोग हैं जो आपके लिए उगाते हैं, बनाते हैं, निकालते हैं ज़मीन के सीने से। उनका इस पूरी इकॉनमी में कोई हिस्सा नहीं है। तो मैं फिर वापस वहीं आऊँगा कि अगर ये वर्कर स्टेट का कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेके आना चाहते तो ये दुनिया ऐसी रहेगी, ये तबकाती दुनिया रहेगी। इस दुनिया में लोग एक दूसरे को बराबर नहीं समझेंगे और लोग नहीं समझेंगे कि इस दुनिया में इस वक्त जितनी रिसोर्सेज हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि तारीख में जब भी बराबरी की बात हुई है वो शायद तारीख के साथ रेलेवेंट नहीं थी, उस ज़माने के साथ रेलेवेंट नहीं थी, क्योंकि ज़राए पैदावार इतने बड़े नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो हर इंसान को सब कुछ दे सकते। बड़ा मुश्किल था, कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अब इस दुनिया की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, हम सिर्फ अगर बैठ के सिर्फ एक दफ़ा सोचें एक सेकंड के लिए कि इस दुनिया की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इतनी है, इतनी इमेंस है कि अगर हम आज, मैं एक किताब पढ़ रहा था एंड ऑफ वर्क, जेरेमी रिफ्किंस की है, ये अमेरिकन आदमी है और उसने बड़ी साइंटिफिकली लिखी है। वो कहता है कि इस दुनिया में तो काम करने की ज़रूरत अभी भी नहीं है और बाद में तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और अब दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं होगी कि लोगों को काम दिया नहीं जाएगा, लोगों को महरूम किया जाएगा, उनको मजलूमियत की तरफ लेके जाया जाएगा, बल्कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि काम की गुंजाइश ही नहीं होगी। इतनी ऑटोमेटेड दुनिया होगी, हर चीज़ ऑटोमेटिकली चलेगी, तमाम मशीनरी, तमाम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का तो नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि अभी भी अमेरिका में सिर्फ 2% से कम लोग हैं, बल्कि शायद 1% के करीब लोग हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं। उस सोसाइटी में एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली जो मुंसलिक हैं सिर्फ 1% लोग हैं। इसका मतलब है कि वो इतना गल्ला उगा लेते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती और किसी की। इसी तरह इंडस्ट्री इतनी ऑटोमेटेड हो जाएगी कि हमें हर इंसान को हर चीज़ देने के मौके दस्तयाब हो जाएंगे। उसके बावजूद हम इन इल्मी और अदबी बहसों में उलझे हुए हैं। हमें इस दुनिया में वो तमाम ज़राए पैदावार जो कि कुछ लोगों की मलकियत में है, कुछ लोगों की मुट्ठी में है, उनको तमाम लोगों के मलकियत में लेके आना है। यही हमारा ख्वाब है। हम समझते हैं जब ये हो जाएगा तो ये दुनिया बराबरी के खदूद पर इस्तवार हो जाएगी और इंसानी बराबरी का जो ख्वाब है इतना पुराना, वो पूरा हो जाएगा। बहुत मेहरबानी। एक सॉन्ग है, मैं पाकिस्तान में 97% मुसलमान हैं और 3% माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में सब मजहबी हैं। इतने ज़्यादा मजहबी का मतलब ये नहीं होता कि कोई नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है या नहीं रखता। ये तो पर्सनल बातें हैं। हर इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए उसके मजहबी इक़दार की, उसके ख़यालात की। हर इंसान के तमाम ख़यालात इज़्ज़त के काबिल हैं। लेकिन इसका मतलब असल में जो मैं समझता हूँ, जिसको हम डॉगमा के साथ रिलेट करते हैं, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है डॉगमा, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी ऐसे ख्याल के ऊपर इतने मजबूती से कारबंद हो जाएंगे आपके कि मेरे अलावा कोई ठीक नहीं है और बाकी जितने भी लोग हैं उनको या तो मेरी बात माननी पड़ेगी और या फिर जो है वो लड़ाई होगी। और उसकी एक्सट्रीम शक्लें हम आज देख भी रहे हैं दुनिया में। और जहाँ जहाँ इकोनॉमी ख़राब होगी ये उभरेगी। आपको मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इस वक्त इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिटिश नेशनलिस्ट पार्टी उभर रही है। क्योंकि इंग्लैंड में असल बात क्या है, रिसेशन हो गई है, इंग्लैंड के पास इकोनॉमी उसकी ख़राब हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दुनिया का असल मसला एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा। लोग जितने उजरत पे काम करते हैं वो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं होता।
तो इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है, तो उधर एक नेशनलिस्ट पार्टी उभर रही है जो फिर एक ख्याली, नेशनलिज्म भी एक ख्याल है, लेकिन इंसान की रोटी, इंसान का लिबास, इंसान का मकान, इंसान को तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए जब से वो सांस लेना शुरू करता है और जब तक वो मरता है, वो सारी की सारी चीज़ें ख्याल नहीं हैं, वो एक ज़मीनी हकीकत हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी हैं। और इसीलिए सोशलिज़म जो है वो अपने आप को तमाम मज़ाहिब, नेशनलिटीज़, नस्ल, रंग और जेंडर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इंसानों को बराबर नहीं समझते तो औरतों को कहाँ समझेंगे? औरतों को तो हम बिल्कुल नहीं समझते। सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो इनसे अलहदा करके सोशलिज्म जो है वो अपने आप को पेश करता है लोगों के सामने। मैं फिर कहूँगा आप पढ़िएगा ज़रूर, इसके ऊपर ज़रूर पढ़िएगा कि रशिया में क्या हुआ। एक अभी किताब भी आई है, रूस इनकलाब से रद्द इनकलाब तक, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। खुदा का कॉन्सेप्ट बड़ा, लफ्ज़ जो है बड़ा जेनेरिक है, इसलिए मैं खुदा का लफ्ज़ यहाँ यूज़ किया है। न तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। न तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मीं है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब उसका है तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो, बातिल को बातिल कहो, जब तक हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो, है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, सबका है सब कुछ कहो।